इस लेक्चर में बच्चों हम कुछ वेज कंस्ट्रेंट के ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले वेज कंस्ट्रेंट समझते हैं। वेज कंस्ट्रेंट क्या है? तो आपको जैसा फिगर में दिख रहा है कि आपको एक स्लॉट यानी कि वर्टिकल बना हुआ है। इस स्लॉट में ये वेज है, ये वर्टिकल मूव हो सकता है। और यहाँ पर एक ट्रायंगुलर दूसरा वेज है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ हॉरिजॉन्टल मूव हो सकता है। अगर हमें इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन निकालना है, लेट्स से वर्टिकल वेज का डिस्प्लेसमेंट y हुआ और हॉरिजेंटल वेज का डिस्प्लेसमेंट x हुआ, तो हमें x और y का रिलेशन कैसे मिलेगा? तो बच्चों हम यहां पर देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो, जो सरफेस इन कांटेक्ट होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यानी कि ये सरफेस दोनों के कांटेक्ट में है और इसके परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। वाई डायरेक्शन में यानी कि इस वेज पर नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से होगा और ट्रायंगुलर वेज पर डाउनवर्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से होगा। अब ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो बच्चों ये है कि ये देखो, इनका जो डिस्टेंस है दे आर ऑलवेज इन कांटेक्ट, यहां पर ये ऑलवेज कांटेक्ट में है। तो मैं ये कहूंगा कि अलोंग द नॉर्मल, फर्स्ट मेथड में हम कहेंगे अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ ब्लॉक, ब्लॉक और वेज आप कुछ भी बोल सकते हैं, वेज विल बी सेम, विल बी सेम। क्यों होगा? क्योंकि ये ऑलवेज कांटेक्ट में है। अगर इसका डिस्टेंस इस डायरेक्शन में अगर हम देखें, इस लाइन के थ्रू अपनी एक्सिस लें, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर ज्यादा हो जाता है और इसका इधर कम होता है, तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाएगा। यानी कि दो नियर बाई पॉइंट आप कंसीडर कर लो, एक ब्लॉक वेज ए पर हो जाता है और ये वेज बी बोल देते हैं, इस पर हो जाता है। तो ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो जूम करके आप देखेंगे, ये दोनों पॉइंट्स हैं। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो डिस्टेंस अगर सेम रहेगा तो हम कहेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ है इसका भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा सेम है, यानी कि रिलेटिव डिस्टेंस इनका जीरो रहेगा ऑलवेज। ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो इसमें हम कहेंगे अलोंग द नॉर्मल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ ब्लॉक और वेज विल बी सेम। इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो अलोंग दी नॉर्मल, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, दिस इज एक्स और ये एंगल थीटा होगा। अलोंग दी नॉर्मल जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स साइन थीटा होगा। बी ब्लॉक की बात करें, तो ए ब्लॉक की बात करें तो अलोंग द नॉर्मल आपका इस डिस्प्लेसमेंट ये वाई डायरेक्शन में है और आपको पता है ये थीटा है, तो वाई कॉस थीटा ये होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि दोनों इक्वल होंगे, यानी कि एक्स साइन थीटा विल बी इक्वल टू वाई कॉस थीटा। तो आपको ये रिलेशन आ जाएगा कि y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, ये रिलेशन आ जाएगा सिंपली। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, देखो थीटा तो कांस्टेंट है, आप ये बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए इन y डायरेक्शन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ b इन x डायरेक्शन इनटू टेन थीटा, यानी कि dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स होगा, ये dx सॉरी dy बाई डी टी होगा और ये dx बाई डी टी होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये dx बाई डी टी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ b इन x डायरेक्शन। dy बाई डी टी होगा आपका वेलोसिटी ऑफ a इन y डायरेक्शन। तो इस तरह से रिलेशन आएगा। अगेन डिफरेंशिएशन करके आप ये कह सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ a इन y डायरेक्शन इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ b इन x डायरेक्शन और ये टेन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये इनका रिलेशन आ जाएगा। तो आप इस रिलेशन को याद रखेंगे, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी हमें ये याद जरूरत पड़ेगी। बच्चों दूसरा मेथड आता है
जैसे हमने वर्क डन बाई टेंशन किया था, इसमें वर्क डन बाई नॉर्मल करेंगे। वर्क डन बाई नॉर्मल, टोटल वर्क डन बाई नॉर्मल विल बी 0। आप यहां पर देखेंगे, इस फिगर को देखेंगे, ये नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ है। आप ये देखेंगे, यानी कि अगर ब्लॉक ए पर हम देखें, नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा, ये एंगल आपका थीटा होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट वाई है। तो यहां पर आप देखेंगे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, डॉट प्रोडक्ट करें या फिर आप इसका कंपोनेंट ले लें। आप इसको देखेंगे, दिस इज 180 माइनस थीटा। तो हम वर्क डन बाई नॉर्मल फॉर ए निकालें तो ये होगा एन डॉट वाई, और ये आपके पास एन वाई कॉस 180 माइनस थीटा, यानी कि एन वाई माइनस कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास। और बी की बात करें हम, बी हमारा ट्राइंगुलर शेप में है, ये एंगल थीटा होगा, दिस इज योर नॉर्मल। आपको पता है ये एंगल वर्टिकल के साथ थीटा बनेगा। डिस्प्लेसमेंट इनका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स है, तो आप ये देख सकते हो इनके बीच में ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। वर्क डन बाई बी इक्वल्स टू एन डॉट एक्स विच इज एन इंटू एक्स कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये आपके पास एन एक्स साइन थीटा हो जाएगा। हम दोनों का वर्क डन, वर्क डन प्लस वर्क डन ऑन ए प्लस वर्क डन ऑन बी ड्यू टू नॉर्मल will be equals to 0, that is equals to ny cos theta minus plus nx sin theta equals to 0। तो यहां से आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, x tan theta equals to y, ये मिल जाएगा, x tan theta equals to y मिल जाएगा, जो रिलेशन हमें पहले मिला है x tan theta equals to y। और अगेन velocity of a, this is velocity of b in x direction tan theta will give you dy by dt करोगे तो velocity of a in y direction। अगेन आप acceleration of b in x direction tan theta से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको acceleration of a in y direction आ जाएगा, क्योंकि ये y डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये x डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी y डायरेक्शन की और इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन की रिलेटेड है। तो आप देखेंगे दोनों मेथड से आपको सेम आंसर मिलता है। सिमिलर क्वेश्चन आपको इस टाइप के प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है, यानी कि यहां पर दो ब्लॉक हैं। अब ये हॉरिजेंटल, आपने ये देखो, ये वर्टिकल सपोर्ट दिया और ये हॉरिजेंटल सपोर्ट है, तो दिस विल बी मूविंग इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, लेट से कॉल इट v1 और a1, और इट विल बी मूविंग इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, सॉरी ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा और ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव करेगा। अगेन वी विल से कि अलोंग द नॉर्मल दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो ये इसको हम v2 बोल सकते हैं और इसको हम v1 बोल सकते हैं। अब आपको याद होना चाहिए वर्टिकल और नॉर्मल के बीच में, यानी कि ये नॉर्मल, ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच में वही एंगल होगा जो प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच में। अब इसके अलोंग आप देखोगे तो ये दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। तो नॉर्मल के अलोंग दोनों को कंपोनेंट लोगे तो यानी कि ये v1 cos थीटा आएगा, v1 का कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में लोगे तो v1 cos थीटा आएगा, और v2 का कंपोनेंट लोगे तो v2 sin थीटा आएगा। तो हमें v1 इक्वल्स टू v2 tan थीटा मिल जाएगा इजीली, और a1 इक्वल्स टू a2 tan थीटा मिल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में भी दिखा दिया जा सकता है। थर्ड, आप इसको इस सिनेरियो में भी देख सकते हो कि आपको एक स्फीयर दे रहा हुआ है, एक ट्राइंगुलर शेप दिया हुआ है, तो स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होगा, लेट से ये कुछ v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये v2 वेलोसिटी से। अब जब तक ये स्फीयर आपके वर्टिकल सपोर्ट के कांटेक्ट में है, इट विल मूव इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। आप देख रहे हैं ये इधर जा नहीं सकता और इधर ये इसको ऐसे फोर्स लगाएगा, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा।
ओके, तो यहां पर भी आपके पास यही रिलेशन आएगा, दैट इज V2 इक्वल्स टू V1 टेन थीटा। यही रिलेशन हमारा पहले भी आया है शायद, दिस इज V1 एंड दिस इज V2। ओके, V1 इक्वल्स टू उल्टा है हमारा, तो यहां पर हम बोल सकते हैं दैट इज V1 cos थीटा इक्वल्स टू V2 sin थीटा। अलोंग द नॉर्मल आप देखेंगे, अलोंग द नॉर्मल यहाँ पर अगर कंपोनेंट लेंगे तो ये आपकी V2 रहेगी और ये एंगल थीटा रहेगा। अलोंग द नॉर्मल आप इन दोनों के कंपोनेंट ले सकते हो और ये एंगल आपके पास थीटा है, तो V1 cos थीटा इक्वल्स टू V2, A1 cos थीटा इक्वल्स टू A2 sin थीटा। ये आप रिलेशन करेंगे, A1 इक्वल्स टू A2 tan थीटा। इस तरह से ये आपका रिलेशन है। तो ये इनके बीच में ये क्या था, ये कंस्ट्रेंट रिलेशन था। इसको किससे नाम से जानते हैं, वेज कंस्ट्रेंट के नाम से जानते हैं। यानी कि एक वेज और दो वेज यू मूव कर रहे हैं तो एक का एक्सेलरेशन और दो का दूसरे का एक्सेलरेशन किस इक्वेशन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आता है रॉड कंस्ट्रेंट। जैसे कि एक रॉड आपको दी हुई है ए बी और ये कन्फाइंड है, यानी कि ये बी पोर्शन यानी कि बी पॉइंट सिर्फ वर्टिकल मूव कर सकता है और ए पॉइंट सिर्फ हॉरिजेंटल मूव कर सकता है। Like a rod is sliding along the horizontal and vertical surface, यानी कि एक रॉड ये ऐसे स्लाइड कर रही है हॉरिजेंटल पर, तो इसका दूसरा एंड वर्टिकल सरफेस पर स्लाइड कर रहा है और ये एंगल यहाँ पर हॉरिजेंटल से थीटा बना। लेट्स से ए पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी ए है, तो हमें बी पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है। तो पहले तो हम देखेंगे कि वी पॉइंट की वेलोसिटी कहाँ आएगी, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी, वेलोसिटी ऑफ बी। ओके, और दूसरा हम देखेंगे कि लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो यानी कि वेलोसिटी वेलोसिटी अलोंग ए बी विल बी सेम। कहने का मतलब है कि आप अगर यहां पर एक एरो बनाओगे, ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये वेलोसिटी इसके अलोंग कितनी हो जाएगी, वी ए कॉस थीटा, ये हो जाएगी। और यहां पर अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो इस वेलोसिटी को आप कहोगे वी बी कॉस 90 minus theta, which will become VB sin theta। तो आप कह सकते हो कि जिस वेलोसिटी से ये B इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से A भी मूव कर रहा होगा, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग ए बी इज जीरो, ऐसे भी बोल सकते हो। तो हम बोल सकते वेलोसिटी अलोंग ए बी क्या होगा, वी ए कॉस थीटा, और दूसरी कितनी होगी, वी बी साइन थीटा। ये दोनों इक्वल होंगे, तो आपको वेलोसिटी ऑफ बी इजीली मिल जाएगी, यानी कि वी ए कॉट थीटा से निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए कॉट थीटा मिल जाएगा। बट प्रोवाइडेड आपको ये थीटा इस इंस्टेंट पर मिलेगा। अगर ये स्लाइड कर रहा होगा तो ये थीटा भी चेंज हो रहा होगा, बट इस इंस्टेंट पर आप ये रिलेट कर सकते हो, इस इंस्टेंट पर रिलेट कर सकते हो, क्योंकि थीटा भी चेंज होगा अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप ये रिलेशन एग्जैक्टली नहीं लिख पाओगे, इस इंस्टेंट पर लिख पाओगे, इस रिलेशन से आप डिफरेंशिएट करके इस रिलेशन में नहीं आ पाएंगे। तो टू बी ऑन सेफर साइड आप सिर्फ इसी को लिखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर थीटा कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे ये स्लाइड करेगा थीटा विल ऑल्सो चेंज। तो आप वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का आप क्या करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करके निकालना पड़ेगा, फिर यानी कि आपको डी थीटा बाई डी टी भी निकालना पड़ेगा, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो हम शायद रोटेशन वाले चैप्टर में इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या कहते हैं कि लेट से आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ मान लेते हैं एल, स्ट्रिंग का ए पॉइंट वी वन वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये स्ट्रिंग के साथ थीटा वन एंगल बना रहा है, तो हम यहां पर बोलेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी अलोंग ए बी अलोंग लेंथ
विल ऑल्सो सेम। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ रॉड वाला लगाएंगे तो आप देखेंगे इस डायरेक्शन में ए की वेलोसिटी क्या होगी, वी वन कॉस थीटा वन। और बी तो मूव नहीं कर रहा है तो बी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बी से मूव करेगा। अगर आप स्ट्रिंग को इस डायरेक्शन में वी वन वेलोसिटी से खींचते हैं तो इस डायरेक्शन में ये पुल होगी वी वन कॉस थीटा वन से। तो वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग ए बी विल बी वी वन कॉस थीटा वन हो जाएगी। यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी आपको दे नहीं रखी है, सिर्फ ए दे रखी है, तो आप बी तो सिर्फ कहाँ मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर टेंशन सिर्फ इसी डायरेक्शन में लगेगी। नेक्स्ट हम को कुछ ऐसी सिचुएशन दे रखी है, लेट्स से दिस, यहाँ पर अगर ये वेलोसिटी ऑफ वी ए है और ये वेलोसिटी वी बी है, तो हम दोनों में ही कहेंगे ये यहाँ पर इसकी अलोंग द स्ट्रिंग कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, दैट इज वी बी कॉस थीटा। और दिस इज अलोंग द स्ट्रिंग ओनली, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, वी ए के इक्वल हो जाएगी। इस तरह से आपको कंस्ट्रेंट रिलेशन आ जाएगा। दूसरा आप यहां पर देखेंगे, देखो बच्चों यहां पर डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन ना लाना, क्योंकि यहां पर थीटा भी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट सिचुएशन इसमें देखेंगे, तो अगर आप इसको वेलोसिटी ऑफ बी बोलते हैं और इसको वेलोसिटी ऑफ ए बोलते हैं, तो अलोंग द स्ट्रिंग दोनों को अगर हम सेम करेंगे, ये वर्क डन बाई टेंशन से भी आ सकता है। दूसरी सिचुएशन में आप बोल सकते हो वी बी कॉस थीटा इक्वल्स टू वी ए। ओके, और यहां पर आप देखेंगे दिस इज लेट्स से वेलोसिटी ऑफ बी एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए। तो यहां पर अलोंग द स्ट्रिंग आप देखेंगे दिस इज थीटा वन, सो वी ए कॉस थीटा वन इक्वल्स टू वी बी कॉस थीटा टू। ये रिलेशन आ जाएगा आपका, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल मास सिस्टम। तो बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में हमने ये पढ़ा था कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। और यहां से आपके पास दो टर्म आए थे, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी इंटू डी एम बाई डी टी। ये दो टर्म आए थे अगर मास चेंज हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे एक आपके पास एक पाइप दे रखी है जिसमें कोई भी लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओके, वी इज द वेलोसिटी, और यहाँ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप का कितना है, ए। तो इस लिक्विड फ्लोइंग लिक्विड की आप मोमेंटम लिखेंगे। तो मोमेंटम कैसे लिखेंगे, द मोमेंटम ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, द मोमेंटम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन अ ट्यूब, ट्यूब के अंदर क्रॉस सेक्शन ए है। तो हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पर एक्स डिस्टेंस का ए मान सकते हैं, कोई भी एक सेगमेंट आप कंसीडर करेंगे एक्स डिस्टेंस का। तो यहाँ पर एक्स डिस्टेंस का आपने सेगमेंट कंसीडर किया है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एक्स, ये वॉल्यूम हो जाएगा। और इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मास, दिस इज योर मास, ये मास। और इसको अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका मोमेंटम आ जाएगा। तो ये एक्स एक्स एरिया में कितना मोमेंटम होगा, दैट इज, अच्छा dp बाई डी टी, अगर इसका आप dp बाई डी टी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो dp बाई डी टी यानी कि इसकी फोर्स आ जाएगी आपके पास dp बाई डी टी, ओके। dp बाई डी टी को आप लिख सकते हो दैट इज रो ए वी इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो रो ए वी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हो, ओके, रो ए वी स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा, ओके। अब यहां पर एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि लेट से एक पाइप में क्वेश्चन आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है और इस पाइप के एंड पर एक बैंड है,
यानी कि 90 डिग्री का इस पर टर्न है, और ये लिक्विड जो क्रॉस सेक्शन ए एरिया से फ्लो कर रहा था, यहाँ पर दूसरी पाइप है, उसका भी क्रॉस सेक्शन सेम कंसीडर करेंगे। सेम वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो हो रहा है दोनों पाइप्स में, जितनी वेलोसिटी से इन हो रहा है उतनी ही वेलोसिटी से आउट हो रहा है, और डेंसिटी है लिक्विड की रो। ओके, तो अब हमें निकालना है फाइंड द फोर्स exerted by the pipe or the band, यानी कि बैंड के पोर्शन में पाइप पर कितना फोर्स लगेगा। यानी कि अगर आप पाइप लिक्विड को आपका डायरेक्शन अगर चेंज करते हो तो यहाँ पर पाइप को कितना फोर्स फील होगा। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू dp/dt, यानी कि दैट इज p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर ओवर t, ऐसे कर सकते हैं। ओके, आप चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम कर सकते हो। तो आप यहां पर अगर मोमेंटम देखोगे तो इसको आप सपोज करो, इसको आई कैप मान लिया और इसको आपने जे कैप मान लिया। ठीक है, आपका फाइनल मोमेंटम कितना होगा? फाइनल मोमेंटम विल बी माइनस टाइम्स रो ए वी इंटू एक्स इंटू जे कैप, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका फाइनल मोमेंटम होगा वो माइनस जे कैप डायरेक्शन में होगा, इतना होगा। ये फाइनल मोमेंटम हो गया, हम इसमें से इनिशियल मोमेंटम माइनस करेंगे। इनिशियल मोमेंटम होगा आई डायरेक्शन में, रो वी ए एक्स इंटू आई, ये होगा। अब यहां पर दिस इज डेल्टा पी, तो हम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी कर सकते हैं। दिस इज द डेल्टा पी। ओके, डेल्टा पी अब चेंज इन वेक्टर अगर हम निकालें तो रो ए वी दोनों में कांस्टेंट है और एक्स भी कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं रो ए वी इंटू एक्स माइनस आई कैप माइनस जे कैप। ओके, आपको डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ओके, ये आपको क्या आ जाएगा? डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो अगर आप फोर्स निकालने जाएंगे तो फोर्स को हम बोलेंगे डीपी बाई डी टी। ओके, तो डीपी बाई डी टी आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रो ए वी इंटू डी एक्स बाई डी टी, और डायरेक्शन आप इसको माइनस अगर ले लें तो प्लस आई कैप प्लस जी कैप, ये आएगा। यानी कि यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा माइनस रो ए वी, और डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अगेन वी। डी एक्स बाई डी टी क्या है? देखो डी एक्स बाई डी टी क्या है, क्योंकि हमने एक्स सेगमेंट कंसीडर किया था पहले, तो यहाँ पर भी एक्स ही कंसीडर करेंगे, और डी एक्स बाई डी टी क्या होगा? वेलोसिटी के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये आई प्लस जी। ठीक है, अब ये फोर्स वेक्टर आप देखोगे कहाँ आ रहा है? माइनस आई माइनस जे के डायरेक्शन में। माइनस आई माइनस जे आपका इस डायरेक्शन में होगा। ओके, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, दैट इज ये फाइनल मोमेंटम और ये इनिशियल मोमेंटम, ये आपका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। आप इसको देखेंगे, अभी यहाँ पर फोर्स को आप देखेंगे, यू विल गेट माइनस रो ए वी स्क्वायर आई प्लस जे, ये हो जाएगा। यानी कि ये आपका आई है और ये आपका जे है, तो माइनस आई माइनस जे का डायरेक्शन कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में होगा, माइनस आई माइनस जे। इस डायरेक्शन में फोर्स होगी, और फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालने जाओगे तो इसकी वैल्यू रो ए वी स्क्वायर, और आई प्लस जे का आप मैग्नीट्यूड लोगे तो इसकी वैल्यू √2 आएगी। तो यहाँ पर आप बता दोगे कि कितना फोर्स यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो कर्व है या बैंड है, यहाँ पर पाइप को फील होगा। आप ये देखो, ये वाटर इधर फ्लो हो रहा है तो इसमें इधर फोर्स लगाएगा, दूसरा ये वाटर को इधर फोर्स करा रहा है, तो यानी कि एक वाटर इसको अपोज करेगा और एक वाटर इसको फ्लो करेगा, तो टोटल फोर्स नेट फोर्स इधर आने वाला है। आप इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल फोर्स कितना आएगा? रो ए वी स्क्वायर बाई √2। अब ये बच्चों कैसे आया है? हमने क्या किया है? डीपी बाई डी टी किया है।
फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई dt। ऐसे हम कर सकते हैं, यहाँ पर हमने फाइनल मोमेंटम लिया, यहाँ इनिशियल मोमेंटम किया और फिर उसको टाइम से डिवाइड कर दिया। आप टाइम से डिवाइड कर सकते हो, x बाई टी क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स, जितनी भी फोर्स लगेगी वो क्या होगा, dp बाई dt। इसको हम डील करते हैं, किस में डील करते हैं, वेरिएबल मास सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर एक आपको चेन दे रखी है। ओके, दिस चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l। ये आपको चेन दे रखी है मास m और लेंथ l की। अब इसको द वन एंड इज जस्ट टचिंग द ग्राउंड। ओके, अब आपको बताना है फाइंड दी नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस ऑन द रॉड on the chain, not rod, when it has descended x height। यानी कि ये चेन स्टार्टिंग में कैसी है, l लेंथ पर है और वन एंड इज जस्ट टचिंग द ग्राउंड। अब यहां पर हमने नॉर्मल रिएक्शन बतानी है जब ये x डिस्टेंस नीचे ये गिर चुकी है। ओके, और ये कुछ ऐसे हो रही है, यानी कि यहाँ पर ये पाइल अप नहीं हो रही है। तो इसको बच्चों कैसे निकालेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये चेन जैसे जैसे गिरेगी, सपोज करो ये x डिस्टेंस गिर चुकी है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, l माइनस एक्स। तो हम इस मास को हम लिख सकते हैं m प्राइम, और m प्राइम की वैल्यू लिख सकते हैं हम मास पर यूनिट लेंथ इनटू रिमेनिंग लेंथ। ये हो जाएगी। आप इसको l को अगर कॉमन ले लें तो आपको ये मिल जाएगा 1 माइनस एक्स बाई एल। दिस इज m प्राइम। ओके, अब हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम लिख सकते हैं यहां से जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगी उसको हम यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, इस पोर्शन का धीमे धीमे मास चेंज हो रहा है। इस पोर्शन का क्या होगा, धीमे धीमे मास चेंज होता रहेगा, यानी कि ये गिरेगा, ये थोड़ा सा पोर्शन कम हो जाएगा। तो किसी भी डिस्टेंस पर मास चेंज होगा, तो थोड़ा सा अगर ये डिस्टेंस मूव करेगा तो इस मास का, जिसको बोलते हैं हम डीएम मास की इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि फोर्स क्या होगा, फोर्स विल बी dp बाई dt। अदर वर्ड में हम बोल सकते हैं इसकी जो वेलोसिटी होगी इनटू dm बाई dt। ये हो सकते हैं क्योंकि इसका धीमे धीमे जो हैंगिंग वाला पोर्शन है या फिर वर्टिकल पोर्शन है उसका मास चेंज हो रहा है, ये बोल सकते हैं। अब यहां से dm बाई dt आप निकालने में जाओगे, dm बाई dt उसकी जगह आपको आएगा माइनस m बाई एल इंटू डी एक्स बाई डी टी, और इसको सॉल्व करोगे तो dm बाई डी टी की वैल्यू माइनस m बाई एल इंटू वी, ये मिल जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर आपको फोर्स निकालोगे तो आप देखोगे डायरेक्शन भी आपके पास आ जाएगा, दैट इज माइनस m बाई एल इंटू वी इंटू वी वैक्टर। ये वी वैक्टर नीचे की तरफ है तो आपका फोर्स कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो ये dm बाई डी टी तो क्या होगा, इसकी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी है। तो जो भी डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, फोर्स ये वी वेक्टर, अब बट ये माइनस आ रहा है तो माइनस वी वेक्टर के डायरेक्शन में होगी। तो यानी कि नॉर्मल फोर्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू माइनस m बाई एल इंटू वी स्क्वायर। अब बच्चों बात आती है कि जब x डिस्टेंस ये नीचे गिरेगा तो वी स्क्वायर कितनी होगी। तो अब स्टार्टिंग में देखेंगे कि अगर चेन इस तरह से है
तो ये थोड़ा नीचे गिरते जाएगा, यानी कि थोड़ा पोर्शन यहाँ ग्राउंड को टच करेगा और वो रेस्ट पर आ जाएगा। तो अब ऊपर वाली चेन में, क्योंकि चेन के ये रिजिड बॉडी नहीं है, तो चेन में जो नॉर्मल लगेगी, नॉर्मल में सबसे लास्ट वाले जो यहाँ पर पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी उसको 0 मिलेगी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा नॉर्मल फोर्स नहीं रहेगा, बट इसका mg का ग्रेविटी होगी। तो जब ये फॉल करेगी तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या होगा, ग्रेविटी होगा, यानी कि फ्री फॉल होगा। और x डिस्टेंस फॉल होने के बाद हम बोल सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g इंटू एक्स, यानी कि v स्क्वायर की वैल्यू हम बोल सकते हैं 2g इंटू एक्स। तो v स्क्वायर की वैल्यू अगर 2gx आ जाती है तो आपको टोटल फोर्स जो कि नॉर्मल है उसको हम बोल सकते हैं माइनस एम बाई एल इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी बाई एक्स। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज 2m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, ये हो जाएगा। तो ये देखोगे मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ये क्या होगा, ये वाला पोर्शन जो होगा, तो ये पोर्शन होगा एक्स लेंथ गिर चुकी है, तो यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगनी है, वो नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगी, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन विच इज 2 टाइम्स m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, विच इज twice of the weight resting on the surface। जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो इस सरफेस का है, यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ इस चेन पर लगेगी। इस चेन पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है वो किसकी वजह से लग रही है, v इंटू डी एम बाई डी टी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रही है तो यहाँ पर ये फोर्स इसकी वेलोसिटी को 0 कर देगी। तो जितनी यहाँ पर चेन होगी उसका जितना वेट होगा उसका डबल वेट यहाँ पर एज ए नॉर्मल रिएक्शन इस चेन में लगेगा। तो आपने देखा हमने कैसे dm बाई डी टी से फोर्स को निकाला, F इक्वल्स टू dp बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू v इंटू डी एम बाई डी टी। नेक्स्ट आता है बच्चों थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स क्या होती है, यहाँ पर ये आपने ये ट्रॉली है और यहां से ट्रॉली में कुछ भी कोई मास फील्ड है, कोई भी मटेरियल है, और यहां पर ये मटेरियल लेट से v वेलोसिटी से बाहर जा रहा है। ओके, और मटेरियल का बाहर जाने का रेट यानी कि dm बाई डी टी, लेट से उसको कुछ k बोल रहे हैं आप, कुछ k बोल रहे हैं, dm बाई डी टी, यानी कि यहां पर कोई भी मास फील्ड है और किसी होल से ये बाहर जा रहा है और ट्रॉली स्मूथ सरफेस पर लाई कर रहे हैं, स्मूथ सरफेस, और ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से बाहर जा रहा है। तो देखो इसको वेलोसिटी यानी कि कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन होने के लिए यहां से ये फोर्स लगती है, तो ये एक ऑपोजिट फोर्स लगाता है। कैसे फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। कैसे लगाता है देखो, हमने बोला था F एक्सटर्नल इक्वल्स टू m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। अब आपके पास एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं m इंटू डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस v डी एम बाई डी टी, यानी कि ये आपको क्या देगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस v डी एम बाई डी टी। ये जो पोर्शन होगा इसको हम थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। दिस इज अ फोर्स ड्यू टू थ्रस्ट। तो यहां पर इसका एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि ये v वेलोसिटी से कंटिन्यूअस मास निकलता रहेगा, तो इसको ऑपोजिट साइड में आप देख रहे हो, v वेलोसिटी के ऑपोजिट साइड में एक m इंटू ए का एक्सेलरेशन आएगा। तो यहां पर एक थ्रस्ट फोर्स लगेगी F थ्रस्ट, जो इसको एक्सेलरेशन देगी, इसको हम बोल सकते हैं एम ए
विच विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज कितनी होगी, v इंटू डी एम बाई डी टी। तो ये जो वैल्यू होगी उतनी ही थ्रस्ट, इतनी थ्रस्ट इस वैल्यू के बराबर, यानी कि जिस वेलोसिटी से ये मास बाहर आ रहा है मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक थ्रस्ट फील होगी और इसकी वजह से ये इधर एक्सेलरेट करने लगेगा। जैसे कि आप रॉकेट के केस में देख सकते हो, रॉकेट के प्रोपल्शन के केस में, दिस इज केस ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन के केस में क्या होता है, रॉकेट जब ऊपर जाता है तो यहां पर क्या होता है, फ्यूल गैसेस बर्न होती है, यहां पर फ्यूल गैसेस बर्न होती हैं और ये इजेक्ट होती हैं। लेट से फ्यूल गैसेस v वेलोसिटी से बाहर निकल रही हैं, दिस इज द इजेक्शन स्पीड, है ना, ऑफ द फ्यूल गैसेस, बर्न फ्यूल गैसेस। और ये किस रेट से बर्न हो रही हैं, dm बाई डी टी को हम लेते हैं k, यानी कि फ्यूल गैसेस बर्न होके बाहर निकलेंगी तो इसका पोर्शन नहीं होगी, इसका मास कम होता जाएगा। तो यहां पर हम बोलेंगे कि वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में है तो ऊपर की डायरेक्शन में इसको थ्रस्ट लगेगी, एफ थ्रस्ट, इसको आप m इंटू ए भी बोल सकते हैं। तो आप एफ थ्रस्ट बोल सकते हैं, एफ थ्रस्ट इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी इंटू डी एम बाई डी टी। तो आप देखेंगे इस पर नीचे mg भी लगता है, तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो कौन सी फोर्स होगी, mg होगी, और अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स होगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज माइनस वी इंटू डी एम बाई डी टी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स ये आ जाएगी आपके पास एम जी इंटू वी डी एम बाई डी टी, ये आ जाएगी। और इसको हम लिख सकते हैं m इंटू डी वी बाई डी टी, यानी कि एम ए। ये इक्वेशन आप याद रखेंगे, यानी कि यहां पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगी है, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगी है, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू ये होगी, ये एम ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ एक्सटर्नल, आप इसको ऐसे भी देखते हो, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है mg, इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा v इंटू डी एम बाई डी टी इक्वल्स टू m इंटू ए। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सेलरेशन कहाँ आएगा, नीचे की डायरेक्शन में आएगा, नीचे की डायरेक्शन में। अगर आपको अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए तो ये आपको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि v इंटू डी एम बाई डी टी माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए। अगर थ्रस्ट फोर्स ज्यादा होगी तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, उसका एक्सेलरेशन इज अपवर्ड। ठीक है, अगर ये थ्रस्ट ज्यादा हुई आपकी एम जी से तो ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा और ये इक्वेशन आ जाएगी। और अगर ये बराबर हुई तो क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा। तो ये रॉकेट के केस में ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे, यानी कि एक केस में एक्सेलरेशन, फर्स्ट केस में आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, सेकेंड केस में आप एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ले सकते हो, थर्ड केस में आप एक्सेलरेशन अपवर्ड ले सकते हो। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि आपका mg और थ्रस्ट फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जब mg ज्यादा होगा थ्रस्ट फोर्स से तो एक्सेलरेशन नीचे होगा, और जब थ्रस्ट फोर्स mg से ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि आपका थ्रस्ट फोर्स कैसा है, ऊपर की तरफ है। तो रॉकेट के केस में अगर आपको क्वेश्चन दिए हुए तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। इसका एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो कि आपके पास गार्डन हॉस पाइप होती है, उसके अंदर v वेलोसिटी से फ्लो हो रहा होता है, रो डेंसिटी है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो सपोज करते हैं पाइप से जो वेलोसिटी बाहर निकल रही होती है तो इसको हम बोल सकते हैं v वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। तो यहां पर ये, क्योंकि यहां पर ये मास बाहर निकल रहा है, दैट इज डी एम बाई डी टी विद स्पीड v, तो इस पर पाइप पर पीछे की तरफ थ्रस्ट लगती है, पीछे की तरफ थ्रस्ट लगती है, और इस पर थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी,
थ्रस्ट इक्वल्स टू v इंटू डी एम बाई डी टी। और मास को बच्चों हमने क्या लिखा था, रो ए एक्स, और डी एम बाई डी टी आपके पास आ गया था रो ए इंटू वी। तो यानी कि थ्रस्ट की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, रो ए वी स्क्वायर। ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, v इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो है। तो इस तरह से रो ए वी अगर आपको दे रखे हैं तो आप ये कहेंगे कि अगर किसी पाइप से, तो आपने देखा होगा कि किसी भी पाइप को अगर गार्डन में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो वो पीछे की तरफ मूव होने लग जाती है पाइप की वजह से, इसीलिए आपको यहाँ पर होल्ड करना पड़ता है। या फिर आपने फायर ब्रिगेड की पाइप को देखा होगा कि कम से कम 2-3 लोग इसको होल्ड करते हैं, क्योंकि ये बहुत स्पीड से पानी निकल रहा होता है, क्योंकि इसको, इस जेट को बहुत दूर जाना होता है। तो यहाँ पर यू नीड टू अप्लाई अ फोर्स, क्योंकि इस थ्रस्ट फोर्स के बराबर फोर्स नहीं लगाओगे तो ये पाइप पीछे की तरफ मूव करेगी। तो इस तरह से आप इसको थ्रस्ट लगा सकते हैं। और थ्रस्ट कहाँ फील होता है, जैसे सपोज करो एक सोल्जर, आपका सोल्जर गन फायर कर रहा है, लेट्स से दिस इज द गन, ओके, मैं शायद अच्छे से गन नहीं बना पाऊं, ये गन है और यहां पर एक बुलेट फायर हो रही है एम मास की, ओके। तो हम यहां पर बोल सकते हैं, और इसकी वेलोसिटी है v, और मास m है, वेलोसिटी v से, स्पीड से इस गन के मजल को लीव कर रही है, यानी कि बुलेट की स्पीड जो गन से बाहर निकल रही है वो v है उसका मास। और यहां पर नंबर ऑफ बुलेट्स, n इज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड, एक सेकेंड में n बुलेट्स फायर की जा रही हैं। तो यहां पर गन के पर भी थ्रस्ट फोर्स लगती है। तो जब भी मास लूज होगा यानी कि दूर जाएगा तो पीछे की तरफ, उसको बैक थ्रस्ट बोलते हैं। तो यहां पर आप बैक थ्रस्ट को आप लिख सकते हो, दैट इज v इंटू डी एम बाई डी टी, ओके। तो टोटल टोटल मास ऑफ एन बुलेट्स का कितना मास हो जाएगा, n इंटू एम, ठीक है। तो हम इसको हम बोल देते हैं m, तो डी एम बाई डी टी, डी एम बाई डी टी क्या होगा, n इंटू एम बाई टी। तो यहां पर ये m बाई टी क्या है, एक सेकंड में, एक सेकंड में आपकी कितनी जा रही है, n बुलेट्स जा रही हैं। तो एक्चुअली ये जो n दे रखा है, हम इसको सपोज करो n ले लेते हैं, लेट से इसको क्या ले लेते हैं, n बुलेट्स ले लेते हैं, n बुलेट्स अपने लिए, n बुलेट्स का कितना हो जाएगा, n हो जाएगा तो n बाई टी, तो n बाई टी इंटू एम, ये हो जाएगा n बाई नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम। तो आपको क्या दे रखा है, एक नंबर दे रखा है n, कैपिटल N। तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू एम। ये नंबर नहीं है बट ये नंबर पर सेकंड है। तो आपके पास ये एफ थ्रस्ट की वैल्यू क्या आएगी, एफ थ्रस्ट इक्वल्स टू, एफ थ्रस्ट की वैल्यू क्या आएगी, v इंटू डी एम बाई डी टी, और बैक साइड में रहेगा, वैसे तो आप वेक्टर फॉर्म में लगाएंगे तो माइनस लगाएंगे, दैट इज माइनस v डी एम बाई डी टी की वैल्यू n इंटू एम। तो आप देख सकेंगे ये आपका क्या, गन पर थ्रस्ट होगा, थ्रस्ट ऑन गन। इस तरह से जिस भी सिस्टम में मास किसी वेलोसिटी से दूर जा रहा है, तो जो सिस्टम है ओरिजिनल सिस्टम, उस पर बैक साइड में यानी कि वेलोसिटी के ऑपोजिट साइड में यहाँ पर एक थ्रस्ट फील होगा, जिसको बोलेंगे हम थ्रस्ट फोर्स। इन फोर्सेस के डिस्कस करने के बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पर फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल of mass m is indicated by force time graph as shown in the figure. Change in momentum over of the particle over the time interval 0 to 8। यानी कि यहाँ पर एक फोर्स और टाइम का ग्राफ
कर्व दे रखा है आपको, जिसके वाई एक्सिस पर फोर्स है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो फोर्स और टाइम का कर्व दे रखा है, और फोर्स और टाइम के कर्व से हमको क्या पूछा हुआ है, चेंज इन मोमेंटम पूछा है, डेल्टा पी पूछा हुआ है। तो बच्चों फोर्स, डेल्टा पी, टाइम का कोई रिलेशन आपको याद आना चाहिए, ये आपको टोटल पूछा गया है, ठीक है। और टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम इज फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड, 0 to 8 सेकेंड का इंटरवल दिया हुआ है। तो हमें फोर्स और डेल्टा पी के अंदर जो नजर आता है, ये होता है फोर्स बाय डेल्टा टी, ये है। तो आपको अगर यहां से डेल्टा पी निकालनी है, तो डेल्टा पी को आप फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ये डेल्टा चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी। कहने का मतलब है, अगर एफ और टी का कर्व हो तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इंटीग्रल एफ डी टी, ऐसे भी बोल सकते हैं। आप इधर से देख सकते हो, एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, और यहां से आप dp को बोल सकते हो f इंटू डी टी। इंटीग्रल करेंगे तो बच्चों ये एफ डी टी क्या होगा, दिस इज एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। एफ टी ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा आपको, चेंज इन मोमेंटम देगा। तो आप यहां पर देखेंगे, पहले इस पोर्शन का एरिया देखेंगे, तो आप इस पोर्शन का एरिया देखेंगे तो आपको इजीली इस पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। कितना आएगा बच्चों, इसका एरिया आप देखोगे, इसका एरिया आपके पास कितना आएगा, ये एरिया यानी कि ये कुछ इस तरह से दे रखा है, दिस इज 6, ये 6 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, फिर यहाँ पर नेगेटिव एरिया दे रखा है, और फिर ये पॉजिटिव एरिया। तो यहाँ पर इसकी -3 वैल्यू दे रखी है, तो आप लेट से इसको A1, इसको A2 और इसको A3 बोलेंगे। टोटल चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल एरिया। A1 की वैल्यू आप निकालोगे, दिस इज 6 इंटू 1/2 इंटू 2, ट्राइंगल है, इसका एरिया आ जाएगा, प्लस दूसरा आपका -3 इंटू इंटरवल कितना है 2, ये आपका नेगेटिव में आएगा एरिया, प्लस A3 की वैल्यू देखोगे, दिस इज 3 इंटू इंटरवल है 4 to 8 यानी कि 4। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, यहां पर ये आ जाएगा 6 -6 प्लस 12, तो आपको 12, और यूनिट क्या आएगी, न्यूटन सेकेंड, क्योंकि एफ की न्यूटन होती है, टी की सेकेंड होती है, तो आपका चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, 12 न्यूटन सेकेंड। तो आपने देखा कि एफ टी कर्व से कैसे हम चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, तो इस रिलेशन को बच्चों ध्यान रखना। तो आपका यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाने वाला है, आंसर विल बी सी, सी ऑप्शन हो जाएगा 12 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरिएबल मास पर ही है। सैंड बीइंग ड्रॉप्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट एट अ रेट ऑफ, यानी कि एक कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट बोल सकते हैं। कन्वेयर बेल्ट पर आप यहाँ पर सैंड ड्रॉप कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप मास ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, मास ऐड कर रहे हैं, और मास का रेट है mkg/सेकेंड। फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, तो यहां पर आपको अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो एक आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो बच्चों हम यहां देखेंगे कि ये जो फोर्स होगी, ये थ्रस्ट फोर्स के बराबर होगी। तो हम थ्रस्ट फोर्स को कैसे निकालते थे, एफ थ्रस्ट इक्वल्स टू -v। ओके, इन्होंने देखो इसकी वेलोसिटी इधर v हो जाएगी, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं हम v -v इंटू डी एम बाई डी टी। ओके, अब यहां पर m क्या है, नेगेटिव नहीं है, m क्या है, नेगेटिव नहीं है, यहां पर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। m नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आप देखोगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में आएगा, दिस इज माइनस टाइम्स v। अब वहां पर हमने क्या किया था, dm बाई dt रिड्यूस हो रहा था, लेकिन यहां पर पॉजिटिव है, तो dm बाई dt की वैल्यू आपकी m kg/सेकेंड दे रखी। ओके, आप इसका आपका एफ थ्रस्ट क्या आ जाएगा, एफ थ्रस्ट की वैल्यू आपकी v इंटू एम हो जाएगी। बट इसको आप टोटल कैसे लिखेंगे, देखो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स है एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू
यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है, आप इसके थ्रू ना देखना चाहें तो आप ऐसे भी देख सकते हो, देयर इज ए एक्सटर्नल फोर्स। ये सिस्टम आप कंसीडर कर लो, ये सिस्टम कंसीडर कर लो कि यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट है, उसको वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, तो हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी इंटू डी एम बाई डी टी। अब बच्चों इस सिस्टम में वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो ये टर्म हो जाएगा जीरो। तो यानी कि जितनी एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके बराबर होगी, डीएम बाई डी टी के। तो एफ एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल्स टू वी इंटू डी एम बाई डी टी। और डीएम बाई डी टी की आपको वैल्यू दे रखी है एम के जी पर सेकेंड, ये आपको एम के जी पर सेकेंड ये वैल्यू है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एम वी, और यूनिट क्या आएगी आपकी, न्यूटन में आएगी। तो अगेन आपका आंसर हो जाने वाला है सी ऑप्शन। ओके, क्योंकि आपको एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है, बट यहाँ पर देखो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मास चेंज हो रहा है। मास चेंज हो रहा है तो उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा मास बढ़ रहा है तो आप एक फोर्स लगा के उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट करोगे, और उसकी फोर्स की वैल्यू होगी वेलोसिटी इंटू मास एडेड पर सेकेंड। क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, क्रिकेटर कैचेस द बॉल ऑफ मास ऑफ द बॉल इज गिवन 150 ग्राम्स, केजी में कंसीडर करेंगे तो 150 केजी, एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर दें। टाइम की वैल्यू दे रखी है 0.1 सेकेंड, विद स्पीड मूविंग विद स्पीड, स्पीड आपको दे रखी है v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, देन ही एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो यानी कि आपके पास एक बॉल है जो किस स्पीड से मूव कर रही है, v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मास m दे रखा है, तो बॉल कैच करने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है जीरो। तो बच्चों यहां पर अगेन हम फोर्स बोलेंगे कि चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो मोमेंटम में चेंज हम बोल सकते हैं m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आप देखेंगे ये टर्म आपको फाइनल मोमेंटम देगा और ये आपको इनिशियल मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है। अब फाइनल मोमेंटम तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको दे रखी है 20 ओवर डेल्टा टी की वैल्यू आपको 0.1 सेकेंड। तो ये आपको यहाँ पर फोर्स मिल जाएगा, माइनस साइन है बट यहाँ पर मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है 0.15 इंटू 20 ओवर 0.1, तो आपके पास आ जाएगा 1.5 इंटू 2.0, दैट इज आई होप 30 न्यूटन की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने देखा 150 ग्राम की बॉल को कैच करने में उसको 30 न्यूटन का फोर्स लगा। इट इज बिकॉज कि यहाँ पर ये टाइम कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज करना है, फोर्स इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी। ये जब कैच करने के बाद इसको रेस्ट पर आएगा तो यहाँ पर जो हैंड्स ऑफ द प्लेयर हैं उनको एक फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी ताकि इसके मोमेंटम को जीरो कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरिएबल मास सिस्टम पर रॉकेट का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, 5000 केजी रॉकेट। ओके, मास आपको दिया हुआ है दैट इज 5000 केजी। वर्टिकल फायरिंग, इसमें रॉकेट को हम ये ऐसे बना देते हैं, रॉकेट को वर्टिकल फायरिंग की जा रही है। एग्जॉस्ट स्पीड यानी कि एग्जॉस्ट की जो स्पीड है दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। इनिशियली अपवर्ड एक्सेलरेशन, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आपको 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, पर सेकेंड स्क्वायर। द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू द सप्लाई नीडेड थ्रस्ट विल बी, यानी कि यहां पर पूछा हुआ है डीएम बाई डी टी कितना होगा। तो बच्चों यहां पर हम ये यूज करेंगे। अब देखो, अब ऊपर एक्सेलरेशन है तो थ्रस्ट ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे v इंटू डी एम बाई डी टी, वी इंटू डी एम बाई डी टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, ये हो जाएगा। तो यहां से v इंटू डी एम बाई डी टी इक्वल्स टू m, यहां पर लाएंगे g प्लस ए हो जाएगा। तो डी एम बाई डी टी की वैल्यू आप सीधे कैलकुलेट करेंगे दैट इज m इंटू जी प्लस ए डिवाइड बाई वेलोसिटी। तो यहां पर दिस इज 5 इंटू 10 पावर 3 जी प्लस ए हो जाएगा 30, जी को 10 ले लेंगे, और दिस इज 8 इंटू 10 पावर 2, 2 से ये कैंसिल होगा मेरे ख्याल से, दिस इज 8,
और यहाँ पर ये आएगा 10, दिस इज 300, तो ये 1500/8। 1500/8 को सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलने वाली है बच्चों? इसको आप देखोगे, ये आपको कुछ ऐसी आ जाएगी, दैट इज 187.5 kg पर सेकेंड, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी बी। अब एक कैलकुलेट। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है वेरिएबल मास सिस्टम में, जब भी आपको रॉकेट दे रखा है तो देखना है एक्सेलरेशन अपवर्ड दे रखा है तो थ्रस्ट ज्यादा होगी, अगर नीचे दे रखा है तो mg ज्यादा होगी। तो जनरली केस में या तो एक्सेलरेशन जीरो होगा या फिर एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा, क्योंकि रॉकेट का एक्सेलरेशन नीचे डाउनवर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है रिजिड बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स अ रिजिड बॉल ऑफ 60 डिग्री at 60 degree get deflected without loss of speed, वैल्यू ऑफ द इम्पल्स imparted। बच्चों इम्पल्स को जानते हैं, इम्पल्स किसको बोलते हैं? इम्पल्स कुछ नहीं बोलते बच्चे, इम्पल्स, इम्पल्स इसको बोलते हैं एफ इंटू डेल्टा टी को, जो हमने लिखा था विच इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। एफ इंटू डेल्टा टी के प्रोडक्ट को बोलते हैं इम्पल्स। ओके, और वो किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम। ये देखो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो हमने कुछ नहीं निकालना है, हमने चेंज इन मोमेंटम निकालना है। आप यहां पर देखेंगे स्टार्टिंग में, आप इसको देखोगे, सपोज करो स्टार्टिंग वेलोसिटी इधर है। ओके, आप, दिस इज आई कैप एंड दिस इज जे कैप। फाइनल वेलोसिटी इधर है, 60 डिग्री पर दे रखा है। तो यहां पर आप मोमेंटम को लिखेंगे, देखो फाइनल वेलोसिटी ये है, यानी कि स्पीड दोनों सेम है। ये आपको एंगल 60 डिग्री दे रखा है, यहां से एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है हॉरिजॉन्टल से एंगल, यानी कि आपको ये 60 डिग्री हो जाएगा। दिस एंगल विल आल्सो बी 60 डिग्री। ओके, तो आप इसको बोलेंगे फाइनल मोमेंटम और इसको बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम। अब आपको क्या करना है? चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो हम इसको बोलेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मोमेंटम की जब भी बात आए आप वेक्टर में चले जाओ। तो यहां पर ये 60 डिग्री दे रखा है, ये भी 60 डिग्री दे हुआ हुआ, ठीक है, ये भी 60 डिग्री, ठीक है। तो अब फाइनल मोमेंटम में अगर देखोगे तो माइनस आई माइनस जे में आएगा, ठीक है, यानी कि इस तरह से आपका फाइनल मोमेंटम है और ये एंगल आपका 60 डिग्री बन रहा है। तो ये कंपोनेंट आपको v साइन 60 आएगा और ये कंपोनेंट आपको v cos 60 आएगा। तो आप फाइनल मोमेंटम को लिख सकते हो माइनस v cos 60 आई कैप माइनस v साइन 60 जे कैप। ये फाइनल मोमेंटम हो गया माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम को आप देखो, इधर आपका क्या आएगा? v cos 60 आई कैप और इधर माइनस जे कैप, या आपके पास आएगा v cos 60 आई कैप माइनस v साइन 60 जे कैप। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू माइनस 2v cos 60। अच्छा, यहाँ पर m और मल्टीप्लाई करना है, दिस होल इज मल्टीप्लाई, मास से भी मल्टीप्लाई करना है, m इंटू m, ये आने वाला है चेंज इन मोमेंटम। अब इसमें शायद मैग्नीट्यूड ही पूछा है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी, 1/2 होगी तो आपके पास फाइनल वैल्यू ये आ जाएगी, एक्चुअली माइनस इंटू जे कैप आएगा, ये आएगा माइनस इंटू जे कैप, यानी कि इस डायरेक्शन में इसका चेंज इन मोमेंटम, सॉरी जे कैप नहीं आई कैप, आई कैप आएगा क्योंकि यहाँ पर जे कैप वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, आई कैप, यानी कि इस डायरेक्शन में इसका चेंज इन मोमेंटम हो रहा है 2mv, टोटल सॉरी 2mv cos 60, दैट इज इक्वल्स टू mv। ये आपका टोटल चेंज इन मोमेंटम होगा और आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगेन ये रॉकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ सैटेलाइट फोर्स फ्री स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लैनेटरी डस्ट ऑफ रेट, यानी कि यहाँ पर एक दिया हुआ है कि लेट से आपके पास एक सैटेलाइट है,
ये सैटेलाइट है। अब यहां पर एक स्पेस के अंदर डस्ट है और डस्ट में जो मास इससे स्टिक हो रहा है दैट इज dm/dt, आपको दे रखा है dm/dt इक्वल टू अल्फा इंटू वी, where mass v is the speed of satellite, then alpha is the constant, the acceleration of satellite। ठीक है बच्चों, तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ एक्सटर्नल तो जीरो ग्रेविटी फ्री स्पेस में, तो दैट वी कैन राइट m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। ओके, तो एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम इसको बोल सकते हैं माइनस m, या फिर आप m इंटू डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस वी डी एम बाई डी टी। तो आपको सिंपली क्या करना है, माइनस वी और dm बाई डी टी की वैल्यू अल्फा वी दे रखी है, तो आपके पास m इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर इंटू अल्फा। तो आपको सिंपली क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी माइनस वी स्क्वायर अल्फा बाई कैपिटल है, और आप देखेंगे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा डी। तो बच्चों कैसे किया, इस इक्वेशन को ध्यान रखना, ये सेकंड लॉ है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जब वेरिएबल मास सिस्टम होता है, मास अटैच हो रहा है या डिटैच हो रहा है, तो आपको पूरी इक्वेशन यूज करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा हुआ है, पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1, it gives an impulse such that its velocity become v2, the impulse equals to। तो बच्चों अगेन इम्पल्स पूछा हुआ है, इम्पल्स आपको कुछ याद नहीं करना है, इम्पल्स इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू वी टू और इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू वी वन। तो अब यहां पर वेलोसिटीज आ गई हैं, ठीक है, तो अब इन्होंने कुछ वेक्टर फॉर्म आपको दे नहीं रखी है, तो सिंपली आप क्या बोलोगे, m इंटू वी टू माइनस वी वन। वैसे ये वेक्टर फॉर्म में होती है, बट वेक्टर की आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है, डायरेक्शन नहीं दी हुई है तो एंगल भी नहीं है। तो यहां पर दिया हुआ है मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 गिवन एन इंपल्स सच दैट इट्स वेलोसिटी बिकम v2। तो अब फाइनली आप इंपल्स को यही लिख दोगे, क्योंकि वेलोसिटीज की डायरेक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, और आपका आंसर हो जाएगा डी।